नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बायोलॉजी की वन लाइनर सीरीज़ के अंदर, जिसमें हर दिन हम डिस्कस करते हैं 100 वन लाइनर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जो वन लाइनर्स हैं उनकी। पहला सवाल देखिए, आपको बताना है कि सबसे छोटा पक्षी जो है विश्व के अंदर वो कौन सा है। तो ये आंसर हम सब जानते हैं, हमिंग बर्ड जो है वो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बर्ड है। 5 कार्बन शुगर जो डीएनए के अंदर पाई जाती है, तो सबसे पहला सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो कितने कार्बन की होती है। तो वो होती है 5 कार्बन की, और वो कौन सी होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबोस। उसको 5 कार्बन की जो शुगर है उसको डीऑक्सीराइबोस के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली अगर आरएनए के लिए पूछा जाता तो हम कौन सा बताते, राइबोस बताते, डीऑक्सी को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय फीटस फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा और मिल्क। तो हमने बात करी थी कल, देखिए कि प्लेसेंटा के थ्रू भी एक तरह की एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकती है। मिल्क के अंदर जो कोलोस्ट्रम होता है उसके अंदर भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये इस तरह से जो एक जन्मजात शिशु है, जो एक फीटस है, उसको जो इम्यूनिटी मिल रही है मदर से, ये किस तरह की इम्यूनिटी होती है, ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। और इसको हमने पैसिव इम्यूनिटी क्यों बोला है, क्योंकि इन्फेंट की जो बॉडी है, फीटस की जो बॉडी है, उसके अंदर खुद से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट के अंदर ये जो टी है ये क्यों लिया हमने, ए बी सी या कुछ और यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इस टी का कुछ मतलब है। ये टी का मतलब है थाइमस, क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं एक तरह की सेल्स हैं, इनका जो डेवलपमेंट है या फिर हम बात करें इनका मैचुरेशन जो है वो होता है थाइमस के अंदर, इसीलिए हमने इसके आगे ऐड कर दिया है टी। और बी लिम्फोसाइट्स की अगर आप बात करोगे तो बी वहाँ पे जो यूज किया जाता है, जो बी किसको डिनोट करता है, दैट इज फॉर बोन मैरो। ओके, बी लिम्फोसाइट्स में। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो मीठा होता है, क्यों होता है, ऐसे कौन से शुगर प्रेजेंट है उनके अंदर। फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, मीठा। फ्रूट एक्चुअल में होता क्या है, फ्रूट होता है मेच्योर ओवरी। किसी भी प्लांट का जो ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जब वो मेच्योर हो जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, फ्रूट के अंदर। और उसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली आपके मेच्योर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो सीड्स का फॉर्मेशन कौन से स्ट्रक्चर से होता है, ओव्यूल से, फर्टिलाइजेशन के बाद में। डीएनए डबल हेलिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो दो डीएनए की चेन्स हैं, ये जिस तरह से ये डायग्राम आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमेशा दो डीएनए की चेन्स होती है, एक ये डीएनए की चेन है और एक ये डीएनए की चेन है। इन दोनों के बीच में जो है कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो चेन है इसके बीच में इस तरह से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये बॉन्ड्स आपको बताना है किस तरह के बॉन्ड होते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं ये आपके होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में। जो बेसिस बोला है यहाँ पे ये आपके नाइट्रोजिनस बेसिस, जैसे आपका एडेनिन है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो चेन्स होती हैं जो डीएनए की हैं उसको हम इस तरह से नेमिंग करते हैं। एक जो साइट है उसको हम 5 डैश डायरेक्शन बोलते हैं और दूसरे को 3 डैश बोलते हैं। तो यहाँ पे सवाल जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होगा, यानी डीएनए से और डीएनए की जो प्रोसेस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हम ये तो बोल नहीं सकते इसके लिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसके लिए हमने नाम दे दिया डीएनए के अंदर ही 5 डैश और 3 डैश। तो इस डायरेक्शन की अगर बात करो तो रेप्लिकेशन जो है वो होता है 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन की तरफ। और यहाँ पे ये 5 और 3 नंबर किस चीज़ को डोनेट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम को। नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे, क्योंकि हमने बोला था यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग प्रेजेंट होती है। उस 5 कार्बन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप किसके ऊपर है और फ्री ग्रुप कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम 5 और 3 नंबर देते हैं। हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि ये 5 और 3 है, ये किसका, इसके मायने किससे हैं, किससे संबंधित है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम से। डीएनए जो है, डीएनए को जब चार्ज किया जाता है, जब चार्ज करो मतलब जब एक चार्ज प्लेट होती है, ठीक है, उसके एक एंड पे पॉजिटिव पोल कनेक्टेड है, आपके एक एंड पे नेगेटिव पोल कनेक्टेड है, इस पे अगर आपने डीएनए फैलाया तो डीएनए किधर मूव करेगा। तो सवाल में ये पूछने की कोशिश करी गई है कि डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा प्रेजेंट होता है। तो डीएनए, अगर डीएनए की खुद की बात करी जाए तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
और हम जानते हैं फॉस्फेट के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इस वजह से जब इस तरह की सेटिंग के अंदर आप डीएनए को रखोगे तो डीएनए कहाँ क्या करेगा, खुद के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव पोल की तरफ। तो सिर्फ यही पूछा है। और ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किस तरफ चलेगा, पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। मेल्टिंग पॉइंट का रेंज बताना है आपको ज़्यादातर डीएनए के लिए। ज़्यादातर डीएनए के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है वो होता है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है। कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करता है रेप्लिकेशन के टाइम पे। ये जो एंजाइम है आपका, ये होता है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, अगर आपका एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का, उसके ऊपर अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो दूसरा स्ट्रैंड जो हमें बनाना है वहाँ पे क्या करेगा, थाइमीन को ला करके अटैच कर देगा। और इनके अंदर क्या करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं, जैसे एडेनिन है, हम जानते हैं वो केवल थाइमीन से ही पेयर करता है, तो एडेनिन के सामने जो है थाइमीन की पेयरिंग होगी। ये कौन एश्योर करता है, पॉलीमरेज। ओके। टेरेस्ट्रियल और मेरीन जो इकोसिस्टम्स हैं हमारे, जो समुद्री और स्थलीय हमारे जो परितंत्र हैं, उनके बीच का लिंक जो है वो कौन सा है, ये होते हैं आपके मैंग्रोव इकोसिस्टम। क्योंकि मैंग्रोव इकोसिस्टम थोड़े जो दलदली इलाके होते हैं उनमें होते हैं। तो ये एक तरह का मिश्रण है, या फिर एक तरह से जोड़ते हैं ये टेरेस्ट्रियल और मेरीन इकोसिस्टम्स को। मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं इनके भी सर्वाइव करने के लिए इन्होंने कुछ अडेप्ट किया हुआ है। तो ये हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान और उच्च लवणता, हाई सलाइनिटी दोनों के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ऐसी कंडीशंस में भी आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। ओशियन का कितना सरफेस है जो कोरल रीफ से कनेक्टेड है। कोरल रीफ्स जो है ये भी एक तरह का आपके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और टोटल हमारे जितने ओशियंस हैं उनमें से केवल 0.1% सरफेस जो है वो कवर्ड है कोरल रीफ से। कोरल रीफ जो इकोसिस्टम्स होते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि कोरल में देखिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपका एक तरह का एक्वाटिक इकोसिस्टम है। ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर आप बोलो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला इकोसिस्टम बताओ तो वो कौन सा होगा, कोरल रीफ। और सिमिलरली अगर आप टेरेस्ट्रियल में बोलोगे, अगर आप कहते हो कि स्थलीय जो परितंत्र है उसके अंदर आप बताइए किसमें प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होती है आपके रेन फॉरेस्ट। तो इसीलिए रेन फॉरेस्ट ऑफ सी नाम हमने किसे दे दिया, कोरल रीफ्स को। पैसिव इम्यूनिटी का जो मेथड है वो किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉन बेहरिंग। इन्होंने सबसे पहले बात करी थी पैसिव इम्यूनिटी की, किस तरह से अगर आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रही हैं बाहर से, अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो, नेचुरली आपको मदर से मिल रही हैं, प्लेसेंटा से मिल रही हैं, उन सबको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वॉन बेहरिंग ने। एंजाइम्स जो हैं आपको वो बताना है, वो एंजाइम जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी थी कि एडेनिन के सामने थाइमीन ही लगेगा। उसके बाद में क्या होता है, जब ये सारी अरेंजमेंट हो जाता है उसके बाद में फिर से प्रूफ रीडिंग होती है, यानी कि चेक किया जाता है कि कहीं पे गलती से कोई गलत नाइट्रोजिनस बेस तो अटैच नहीं हो गया है। और वो प्रूफ रीडिंग का काम भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। मेन डैमेजिंग इफेक्ट क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे पहले तो बहुत तरह के कैंसर जो है वो इंड्यूस कर सकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से म्यूटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से क्या हो सकता है, तो ये थाइमीन डाइमर्स का फॉर्मेशन करती है। थाइमीन मतलब दो थाइमीन को आपस में अटैच कर देंगे, लेकिन यूजुअली थाइमीन आपस में अटैच नहीं होते, हम जानते हैं। तो इस तरह से ये डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस कर देती हैं जिनको हम फाइनली म्यूटेशंस ही बोलते हैं। ओके। और इन म्यूटेशंस की वजह से बहुत तरह के कैंसर्स भी कॉज कर सकती हैं। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक तरह के कार्सिनोजेंस में ऐड किए जाते हैं। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है, हेलिकेज हमने बात करी थी, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के काम में आता है। तो डीएनए हेलिकेज क्या करेंगे, हमने अभी क्या बोला कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में देखिए ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, अभी जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ करे, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अगर ये बॉन्ड्स आपके टूट जाते हैं तो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो दोनों हैं वो इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। तो डबल हेलिक्स जो है वो पूरा एक दूसरे के अंदर जो गुथा हुआ है उसको अगर आपको सेपरेट करना हो तो हम कौन से एंजाइम को यूज़ करेंगे, डीएनए हेलिकेज को। तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपको ब्रेक करने हो तो हम डीएनए हेलिकेज को यूज़ करेंगे, या फिर डीएनए की ये जो दोनों हेलिक्स हैं ये जो एक दूसरे के इस तरह से एक दूसरे के ऊपर कोटेड है, कवर्ड है, इस तरह से वाइंडेड है, उसको अगर आपको अनवाइंड करना हो तो हम किसे यूज़ करेंगे, हेलिकेज एंजाइम को।
ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो है इनका फॉर्मेशन कब होता है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, ठीक है। सिर्फ हम नाम याद रखेंगे। ओकाज़ाकी जो नेम है वो एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर दिया गया है। कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला इज कॉल्ड, एक बैक्टीरिया है उसके एक पोल के ऊपर इस तरह से बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो इस बैक्टीरिया को हम किस नाम से जानेंगे? इस बैक्टीरिया का जो अरेंजमेंट है फ्लैजेला के बेसिस पे उसे हम बोलेंगे लोफोट्राइकस, अगर एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला हैं तो। ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे आपके जो बैक्टीरिया है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग कुछ नहीं है, जैसे हम डाइस का यूज करते हैं घर पे लोग बाल वगैरह कलर करने के लिए, सिमिलरली बैक्टीरिया जो उनको आप डायरेक्टली देख नहीं पाओगे तो उनको कलर करने के लिए भी हमने कलर यूज कर लिया है। उस कलर का नाम यहाँ पे है ग्राम और स्टेन होता है उसको कलर देना, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जिस बैक्टीरिया के ऊपर रंग आ जाएगा उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, और जिसके अंदर उस तरह का रंग नहीं आता है या हल्का रंग आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। शेप के भी हाफ पे जो बैक्टीरिया हैं वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कोकस। कोकस के अंदर आपको ओ दिख रहा है इसीलिए तो ये बैक्टीरिया कैसे होंगे आपके? गोलाकार या फिर राउंड शेप के होंगे, ओवल होंगे। बैसिलस की अगर हम बात करें तो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप के। स्पाइरलम की अगर हम बात करें तो स्पाइरलम बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं। उससे पहले हमने कॉमा शेप बैक्टीरियम की बात करी थी। कॉमा शेप्ड वाले जो है ये आपके कौन से हैं? विब्रियो, ठीक है। कॉकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियम। लोकोमोशन जो है बैक्टीरिया में किसकी हेल्प से होता है? फ्लैजेला की हेल्प से होता है। इसीलिए तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था अगर एक पोल पे बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो ये फ्लैजेला ऑब्वियसली किस में हेल्प करेंगे? इस बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करेंगे। बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर कोई भी फ्लैजेला नहीं होता है, तो फ्लैजेला नहीं होगा तो क्या होगा? वो मूव नहीं कर पाएगा एक दूसरे से दूसरी जगह, ठीक है। फ्लैजेला से ही अगर उनका मूवमेंट हो रहा है तो अगर फ्लैजेला नहीं है तो क्या होगा? वो मूव नहीं कर पाएगा। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है ग्राम नेगेटिव के कंपैरिजन में, और उसमें बहुत सारी परतें बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ग्राम नेगेटिव के कंपैरिजन में पूछे तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है तो उसमें लेयर्स ज़्यादा होंगी और उसकी मोटाई भी ज़्यादा होगी। सेल वॉल जो है बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है एक एंजाइम से जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। वो कौन सा एंजाइम है? वो है लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम जो है, जैसे आपको आपके टीयर्स हैं, आंसुओं के अंदर भी ये एंजाइम आपको मिलता है लाइसोजाइम। आपका जो सलाइवा है उसमें भी एंजाइम ये आपको पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी सीक्रेट होगा और अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये लाइसोजाइम क्या करेंगे? उनको किल कर देंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लाइसोसोम कहाँ कहाँ सीक्रेट होता है? यही सवाल आपसे पूछ लिया गया है। टीयर्स में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में होता है, नेजल म्यूकस में। तो आप देखिए आई, नोज और माउथ तीनों को ले लीजिए। टीयर्स में प्रेजेंट होगा, नोज के जो सीक्रेशंस है नेजल म्यूकस उसमें प्रेजेंट होगा, और माउथ के सीक्रेशंस सलाइवा में भी प्रेजेंट होगा, और फाइनली आपके स्टमक के जो सीक्रेशंस है उनके अंदर भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, और ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी हम किसे कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी हम तब कहेंगे जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाता है, जब सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्रोमोसोम्स 46 होने थे, बट मान लीजिए अगर उसके अंदर 46 के अंदर एक पेयर और अटैच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2n की बजाय उसमें अगर 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर अगर कोई चेंज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी। टूथपेस्ट के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी वजह से टूथ डीके नहीं होता है? तो फ्लोराइड। देखिए फ्लोराइड एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक मिनिमम कंसंट्रेशन तो हमारे जो दांत है उनको रिक्वायर्ड होती है। अगर उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो भी वो आपके दांतों के लिए ठीक नहीं है, और अगर उससे कम कंसंट्रेशन होगी तो वो भी आपके दांतों के लिए ठीक नहीं है। तो एक मॉडरेट लेवल ऑफ फ्लोराइड जो है वो ज़रूरी होता है। जो बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स हैं उसके अंदर जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ये जो बायो रेमेडिएशन टेक्निक है इसके अंदर क्या किया जाता है? एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी डेफिशिएंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की उनकी भरपाई करी जाती है, ठीक है, बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स के अंदर। जैसे आपकी कोई भी क्रॉप है
अगर एक क्रॉप के अंदर कोई भी आपका एक न्यूट्रिएंट है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्रॉप है ए, इसमें हमें मालूम है कि इसमें आयरन जो है वो थोड़ा कम है, तो हम क्या करेंगे, ए जो क्रॉप है हमारी उसकी नई वेराइटी कोई प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर आयरन की कंसंट्रेशन भी होगी, आयरन की भी आपको उससे सप्लाई हो जाएगी अगर आप उस क्रॉप को खाते हो तो। और ये आपकी जो टेक्निक्स है वो आती है बायो रेमिडिएशन के अंदर, ठीक है। अल्फा अल्फा क्या है, ये एक तरह की ग्रास है। आपको बताना है कि जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर की जो मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली ट्री से होती है, नेचुरल का मतलब यही है कि जो रबर प्लांट है उससे आपको ये मिलेगा, तो ये जो मिलता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल कौन सा होता है नेचुरल रबर में, तो आइसोप्रीन जो है, अगर केमिकल फॉर्मूला हम नेचुरल रबर का बताना चाहें वो कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रीन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन की जो स्टडी है उससे क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के मिलने की जो स्टडी है इसे हम बोलते हैं सीरोलॉजी, इसको इम्यूनोलॉजी नहीं बोलना है, इम्यूनोलॉजी के अंदर पूरा इम्यून सिस्टम की स्टडी आएगा, सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी की नहीं आएगी, ठीक है। स्नेक बाइट का जो ट्रीटमेंट है, स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट जो है उसके लिए डॉक्टर क्या देगा, एंटीवेनम के इंजेक्शन अप्लाई करता है जिसको भी सांप खा जाता है उसको, और ये एक तरह की आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, अगर आप पैसिव इम्यूनिटी याद रखोगे तो भी चलेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बनी बनाई एंटीबॉडी आपको दी जाती है ताकि जो स्नेक बाइट है, सांप का जो जहर है वो आपके ऊपर इफेक्ट ना करे, ठीक है। कोकाई बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कोकाई ओ यानी कि राउंड होते हैं, जो चेन के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इस तरह से अगर ये एक बैक्टीरिया है तो ये ऐसे चेन बनाते रहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल बताना है आपको इस तरह के एक बैक्टीरिया का जो कि आपका स्ट्रेप्टोकोकाई, तो स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकस ये दोनों बहुत ही कॉमन बैक्टीरियाज हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की डिजीजेस, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है हमारी बॉडी में कॉज करते हैं, ओके। यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो आपको बताना है किस तरह का होता है, तो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो ATS होता है, ठीक है। एस यहाँ पे है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो हम राइबोसोम्स के लिए यूज करते हैं। इम्यून सिस्टम की यूनिट क्या है, इम्यून सिस्टम की यूनिट है लिम्फोसाइट्स, क्योंकि जितना भी आपका इम्यून सिस्टम का कार्य है, इम्यूनिटी का है, आपके पैथोजेंस जो आ रहे हैं उनसे लड़ने का काम है, वो सारी आपकी एंटीबॉडीज करती हैं, और एंटीबॉडीज में हम दोनों को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे B और T को, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टर्म दी है लिम्फोसाइट्स। वैक्सीनेशन जो है वो किसी भी पर्सन को एक डिजीज से बचाती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं अभी कोरोना की जो वैक्सीन है उसका, तो वैक्सीन से क्या होगा, वैक्सीन आपको उस डिजीज से बचाएगी। कैसे बचाएगी, जब आप अपनी बॉडी में जब आप वैक्सीन का इंटेक करते हो तो उससे क्या होगा, वो वैक्सीन आपकी बॉडी में जा करके एंटीबॉडीज जो है उनका फॉर्मेशन करा देगी, और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, जब आपको एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा वायरस का, तो वो बनी बनाई जो एंटीबॉडीज है वो जा करके अटैक कर देंगी उस वायरस के ऊपर, और वो जो इन्फेक्शन है वो आपको नहीं हो पाएगा, इस तरह से आप उस इन्फेक्शन से बच जाओगे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है, तो हमने बोला अगर इम्यून सिस्टम का अगर हमारा फंक्शनल यूनिट लिम्फोसाइट्स है तो ये क्या करेगा, जिस भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पैथोजन है, सबसे लड़ने का काम कौन करेगा, लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर टर्म क्या होगी, पैथोजन। कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, कोई भी रोगाणु अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है, उसे मारना, उसे मार गिराना फंक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन को मेंटेन करने के लिए, और इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी कौन सी होती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज को ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सल्फर के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बॉन्ड होता है, यहाँ पे इस तरह से, ओके। तो हम याद रखेंगे सल्फर। फ्लैजेलम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फ्लैजेलम का एक पार्ट फिलामेंट होता है, एक हुक होता है और एक बेसल बॉडी होती है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजेला के, ओके। ठीक है, अगला देखिए, द लोकेशन में बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंसंट्रेट्स। तो देखिए बैक्टीरिया जो है वो हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। अब प्रोकैरियोट होने की वजह से क्या होता है, जैसे हमारे अंदर सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैसा तो प्रोकैरियोट्स में होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जिस जगह पे पूरा उसका जो क्रोमोसोम कंसंट्रेटेड होता है उस लोकेशन को हम न्यूक्लियस ना बोल करके न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, नहीं मिलेगा आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की जैसी होती है।
अब आप पूछोगे कि जो डाई थी वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर उस डाई की वजह से कैसा कलर आता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर कैसा कलर आता है। तो ग्राम स्टेन, जो ग्राम डाई हमने यूज़ करी थी, ग्राम डाई मैं सिर्फ याद रखने के पर्पज से बता रही हूँ, हम उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको, ग्राम स्टेन। तो ये ग्राम स्टेन जो एक डाई का नाम है, ये मान लीजिए सिर्फ, जैसे आपके लोरियल है या फिर कोई भी डाई है, तो ये जो है अगर आपने इसको बैक्टीरिया पे डाली, अगर वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, पर्पल कलर दे देगा, बैंगनी कलर दे देगा। और अगर वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो वो आपको गुलाबी या फिर रेड कलर का देगा। ठीक है, तो जैसे आपने डाई डाली, अगर आपको बैक्टीरिया पर्पल कलर का दिख रहा है, बैंगनी रंग का दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। और अगर वो गुलाबी या लाल रंग का दिख रहा है तो हम क्या समझ जाएंगे कि जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग मेथड किसने दिया था, तो यहाँ पे जो ग्राम वर्ड यूज हो रहा है किसी के साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है, और उन साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिश्चियन ग्राम। आप क्रिश्चियन ग्राम भी याद रख सकते हो। तो ग्राम जो नाम है वो उनके नाम से दिया गया क्योंकि उन्होंने ही ये स्टेनिंग का मेथड बताया था। कौन से बैक्टीरिया हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी है उसका, और जो कॉलेरा है, इन दोनों की जो ये दोनों जिस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा का जो बैक्टीरिया, इन दोनों को डिस्कवर किया था, वो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने बहुत सारे काम किए तो उनको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कोच के पोस्टरेट देखिए, कोच ने अपना नाम है इनका, कोच साहब का, इन्होंने अपना ही नाम यूज कर लिया और उसके ऊपर इन्होंने पोस्टरेट दे दिए, 2-3 बातें बता दी हैं। तो वो अगेन किसने दी थी, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, तो जैसे आपको टीबी हो गया मान लो, या कॉलेरा हो गया, तो आपकी बॉडी से आप कैसे पता चला कि आपको टीबी हुआ है, सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं पता चलेगा। ट्यूबरक्लोसिस अगर आपको है तो आपकी बॉडी से वो जिंदा ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से और स्टेप्स हैं, ये सब उन्होंने बताई थी। ये हमें नहीं ध्यान देनी, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि कोच के जो पोस्टरेट्स हैं वो किसने दिए थे, कोच ने दिए थे, और कोच का पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट कोच। माइक्रोबायोलॉजी की मदर किसे कहा जाता है, तो देखिए यूजुअली आपने फादर वाली टर्म्स पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे एक वर्ड है आपके लिए मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो है फेनी हेसी। फेनी हेस को मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी आपके सूक्ष्म जीवी हैं उन सबके बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से वो डिजीज कॉज करते हैं, उनको कैसा मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए, रिप्रोडक्शन उनमें किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का आपको एग्जाम्पल बताना है, तो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दो आपके एग्जाम्पल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे किसी कोई पूछे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आप हमें एग्जाम्पल बताइए, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया आपका हो गया मोनेरा। मोनेरा के बाद में जो आपका प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, जैसे आपका अमीबा है, जैसे प्लाज्मोडियम है। ठीक है, उसके बाद में यीस्ट जो है आपका फंगाई किंगडम का है, बट फंगाई के अंदर ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, बट जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, इसीलिए हम यीस्ट को क्या है याद रखेंगे। मस्कीटो के बारे में आपको बताना, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, तो मस्कीटो आपको बहुत ही छोटा लगता होगा, तो आप आसानी से ये आंसर ना दे दें कि मस्कीटो यूनिसेलुलर होता है, मस्कीटो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, प्रोटिस्ट के आपको एग्जाम्पल बताने, देखिए अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे हैं प्रोटिस्ट में क्या होता है, तो प्रोटिस्ट के अंदर आपके डायटम्स मिलते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स मिलते हैं जो कि एल्गी की तरह कंसिडर होते हैं, आपके अमीबा जो है, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्लासिफाइड है। तो हो सकता है इनमें से आपको किसी एक के लिए पूछ लिया जाए कि प्लाज्मोडियम जो है उसे आप कौन से किंगडम में क्लासीफाई करोगे, स्लाइम मोल्ड्स के लिए पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हम जवाब क्या दे देंगे, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर दोनों तरह के जीव होते हैं, कैसे, यूनिसेलर और मल्टी सेलर, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे वही क्वेश्चन आ गया, यूग्लिना जो है वो कहाँ आपने क्लासीफाई किया है, हमने इसे क्लासीफाई किया है प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, प्रोटिस्ट का जो मेंबर है ये। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट अब आपको बताने हैं, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आपके डायटम्स आ जाएंगे, डाइनोफ्लैजेलेट्स आ जाएंगे और यूग्लिना आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में अगर आपको लिंक बताना हो तो वो कौन होगा, यूग्लिनॉइड्स जो है, जिसका एक एग्जाम्पल आपका यूग्लिना है, ये आपके प्लांट और एनिमल के बीच का एक लिंक है। क्यों, इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो प्लांट के सिमिलर है, वो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले को हम यूजुअली प्लांट की कैटेगरी में डालते हैं अगर वो एल्गी नहीं है तो। और एनिमल्स की बात करें तो ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो इनका कुछ कैरेक्टर जो है वो प्लांट के जैसा है, कुछ कैरेक्टर्स इनमें एनिमल जैसे हैं, तो हमने क्या बोल दिया कि ये प्लांट और एनिमल इन दोनों के बीच का लिंक है। ठीक है,
यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, जो कैरेक्टर इनका एनिमल के जैसा है, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जो कि एक कैरेक्टर इनमें प्लांट्स के जैसा है, पादपों के जैसा है। रेड टाइड्स जो है, कई बार क्या होता है जो ओशियंस है वो पूरे के पूरे रेड कलर के दिखने लग जाते हैं या फिर अलग अलग कलर्स के दिखने लग जाते हैं। तो और कलर्स तो नहीं, लेकिन रेड टाइड जो बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको इस तरह की इमेजेस मिलेंगी जिसमें आपको पूरी जो लहरें हैं वो पूरी की पूरी रेड दिखाई देंगी। तो ये आपकी हो जाती है डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से। जब किसी ओशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं तो इनका जो भी कलर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वेव्स वैसी दिखने लग जाती हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस की, और बायोल्यूमिनेसेंस आपने फायरफ्लाई के अंदर भी देखा होगा। जो जुगनू है, जुगनू की जो चमक होती है उसका रीज़न भी क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस है। ठीक है, तो आप जुगनू के साथ में अब से एक एग्जाम्पल और याद रखेंगे जो कि डायनोफ्लैजेलेट्स, इनके अंदर भी बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें एक चमक होती है। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि यूग्लिना मर जाएगा। तो यूग्लिनॉइड्स जो है वो क्या करते हैं, अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, जो कि एक और गुण है जो कि इनमें एनिमल्स के जैसा है। प्रोटिस्ट यूजुअली जो है आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे एल्गी है, ये आपका दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स जो हैं ये दोनों यूजुअली आपके एक्वाटिक होते हैं। और प्रोटिस्ट अगर सारे आप देखोगे तो सारे भी कैसे होते हैं, एक्वाटिक ही होते हैं। रेस्पिरेशन के टाइम पे फाइनली होता क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन का, क्यों इतना तामझाम होता है, हमें चाहिए एटीपी, और उस एटीपी के लिए जो पूरी प्रोसेस है उसमें रेस्पिरेशन जो है उसका एंड प्रोडक्ट यही होगा कि एटीपी का सिंथेसिस होगा। रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होगा, रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर रिलीज किया है और उसको उसके साथ में रेशियो होता है कि कितने ऑक्सीजन को आपने कंज्यूम किया। ये जो रेशियो है इसको हम जानते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट के नाम से। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में फैट का डाइजेशन हो रहा है तो फैट का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो फैट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो 1 होता है, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उतना ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। पेनिसिलिन जो है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन जो है क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को पे जाके काम करती है और सेल वॉल को एकदम से तोड़ देती है, और इससे बैक्टीरिया जो है वो फाइनली मर जाता है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये मिलती कहाँ से, ये एक फंगस से मिलती है हमें। एक फंगस है जिससे हमने ये एंटीबायोटिक को लिया, और वो फंगस कौन से ये भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। माइटोकॉन्ड्रिया जो किसके अंदर नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, वो इतना डेवलप नहीं है कि उसके अंदर इस तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो। एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं, एक NADH2 जहाँ कहीं भी रिलीज होगा वो फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है 3 ATP के अंदर, और एक FADH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP के अंदर। कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 2 ATP ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वैसे 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं लेकिन 2 कंज्यूम हो जाते हैं, तो टोटल कितना होगा 2 ATP। एक FADH2 मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, लेकिन ये बनेंगे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। प्रोटिस्ट जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, जैसे हमने यूग्लिना बोला, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, जैसे जब सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो सेम जो यूग्लिना है वही कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा। और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम कैसा है आपका, प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस भी होते हैं ये। पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ये 2 फंगस के नाम बताएं, इसका यूज आप किसके लिए करोगे, तो पेनिसिलियम जैसे नाम में ही पता चल रहा है तो पेनिसिलिन जो है उसको लेंगे, उसको बना सकते हैं हम इन दोनों फंगस की हेल्प से। प्रोटिस्टा जो है वो अपने गति का कार्य जो है वो किसकी सहायता से करती है, तो प्रोटिस्टा के अंदर सीलिया भी होते हैं, फ्लैजेला भी होते हैं और स्यूडोपोडिया भी होते हैं, जो कि अमीबा में होते हैं। और अमीबा किसका मेंबर है, अमीबा मेंबर है आपकी प्रोटिस्टा का ही। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ग्लूकोज का, उसके अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, फाइनली अगर नेट प्रोडक्ट हम बोलें एनर्जी का तो उसमें 10 NADH2 बनते हैं, उसमें 2 FADH2 बनते हैं, 2 ATP बनती हैं और 2 GTP बनती है। GTP जो है वो इक्विवेलेंट होती है ATP के ही, ठीक है, बट ये भी कन्वर्ट हो जाती है ATP में। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है उसके एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के एंजाइम्स या क्रेब्स साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो रिलीज होती है वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है।
तो ये सारे एंड प्रोडक्ट्स आपके होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। कौन सा एंजाइम है जो एंजाइम्स आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, वो एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो सारे एंजाइम्स आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो आपके सेल के कौन से पार्ट में होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। NADH2 और FADH2 का जो ATP के अंदर कन्वर्जन है वो कहाँ पे होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, एक प्रोसेस का नाम है ये। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पे होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो अगेन हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो एंजाइम्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। पहला यूकैरियोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ कौन है? जैसे हमने पहले ही बात करी है कि मोनेरा जो है, मोनेरा सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा के बाद में जितने भी ग्रुप्स हैं सबके सब यूकैरियोट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला आपका होता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा सबसे पहला वो फॉर्म है जहाँ से यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स शुरू हुए थे। इस वजह से ही प्रोटिस्टा जो है उसको प्लांटी, एनिमेलिया और फंगस तीनों का प्रेडेसेसर बोला जाता है, सबका पूर्ववर्ती बोला जाता है, पूर्वज कहलाता है प्रोटिस्ट। तो अमीबा जो है वो हमारे एंसेस्टर है, ठीक है। अमीबा हमारे नहीं, एनिमल प्लांट्स के भी, फंगस के सबके एंसेस्टर है। एक एग्जाम्पल है प्रोटिस्ट का अमीबा, सारे प्रोटिस्ट ही हैं वैसे। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए? तो अगर ग्लाइकोलाइसिस का आपको कहीं पे भी पूछा जाए, ग्लाइकोलाइसिस अगर कहीं पे भी आ गया तो उसमें आपको एक भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट पूरी जो 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, उसमें कहीं पे भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। कितने मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनेंगे अगर आपके पास में 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है? और ये बात करी जा रही है ग्लाइकोलाइसिस के एंड में। तो हमने बात करी थी कि अगर आपके पास में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो ग्लाइकोलाइसिस जब खत्म हो जाएगा तो आपके पास में कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे पायरुविक एसिड के, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके क्या बोला गया है कि हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, अब बताइए पायरुविक एसिड कितने होंगे? तो जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हों आपको सिंपली उसका डबल करना है, उतने हो जाएंगे आपके पायरुविक एसिड, और वो कितने होंगे? 4। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन जो है शुगर्स का, इसी को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसी भी शुगर के अंदर टोटल एनर्जी जो प्रेजेंट है वो पूरी की पूरी एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाहर नहीं निकल पाती है, बहुत ही कम एनर्जी निकल पाती है, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल ATPs जो आपको मिलते हैं वो मात्र 2 ATP ही होती हैं। तो ये किस तरह का ब्रेकडाउन है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, पूरी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई है यहाँ पे। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? यहाँ पे आपको एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल की जगह आपको इथेनॉल भी ऑप्शंस में मिल सकता है, जो कि अगेन एक अल्कोहल ही है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन से आप अगर कंपेयर करो तो एनारोबिक और एरोबिक को कंपेयर करो तो एनर्जी का क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको मिलती है सिर्फ 2 ATP एनर्जी और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको मिलती है 38 ATP एनर्जी। तो कितने टाइम्स होगा? ये हो जाएगा 19 टाइम्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 19 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला इंटरमीडिएट कौन सा? इन दोनों साइकिल्स को जोड़ने वाला जो इंटरमीडिएट है उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसिटाइल CoA के नाम से हम इसे देखते हैं। अब देखिए एक सवाल आता है कि प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ये हमें आपको बताना है, यानी कि आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि तो प्लांट्स जो है वो अपने श्वसन की प्रक्रिया कब करते हैं, रेस्पिरेशन कब करते हैं, तो आप कहोगे रात में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रात के अंदर सनलाइट तो प्रेजेंट है नहीं, तो प्लांट्स क्या करेंगे? रात को वो अपना रेस्पिरेशन काम कर लेंगे। नहीं, प्लांट्स जो है वो दिन में भी रेस्पिरेशन करते हैं, रात में भी करते हैं। जिस तरह से आप सोते उस वक्त रेस्पिरेशन बंद थोड़ी कर देते हो, सांस लेना चालू रहता है ना, उसी तरह से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन हर टाइम पे होता है। लेकिन दिन में क्या होगा? उसके साथ साथ में फोटोसिंथेसिस भी होता रहेगा और रात में केवल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। प्लेग जो है एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है। प्लेग जो है वो किसकी वजह से होगा? प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से। अब आप बोलोगे ये तो बताओ कि एक फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है? तो यर्सीनिया पेस्टिस जो है ये एक बैक्टीरिया है। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इस तरह के सवाल भी एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आपको पूछा जाए प्लेग जो है वो जो टाइफॉइड है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, तो सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेग किस तरह की डिजीज है, तो प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया कौन सा है? यर्सीनिया पेस्टिस।
नेजल हेयर आपने देखे होंगे, नोज के अंदर नॉस्ट्रल्स जो हैं आपके, उनके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या वो ऐसे ही दे दिए गए हैं? मतलब कोई तो रूल होगा उनका अगर वो प्रेजेंट है तो देखिए जो भी एयर, जो भी सांस, जो भी हवा आपके अंदर जा रही है लंग्स के अंदर, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं नेजल हेयर जो है। उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो उसको एंटर नहीं करने देते हैं नेजल कैविटी के अंदर और बाद में लंग्स के अंदर। और कई बार क्या होती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एयर जो है उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा अगर गर्म हवा है, उसमें मॉइस्चर, नमी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आपके लंग्स को जा करके डैमेज कर सकती है। तो नेजल हेयर क्या करते हैं, जो आपकी एयर है उसको मॉइस्चर बनाते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसे ड्राई बनाने का काम भी करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कौन परफॉर्म करता है? नेजल हेयर। कौन सी नर्व है जो विजन से रिलेटेड, जो कि दृष्टि से संबंधित है? ये है आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व है आपकी विजन से, या फिर इसको ये भी बोला जा सकता है आपकी आई से रिलेटेड मसल है, आई से रिलेटेड नर्व है, सॉरी। और सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी है आपकी बॉडी की? ये है आपकी वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व आपकी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, ओके। तो ये हमारे 100 जो वन लाइनर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको जो लेक्चर है उसमें काफ़ी मज़ा आया होगा। आज के लिए यही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।